नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश यादव। हमारे खास डिबेट शो जवाब दो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात करें तो संभावित आचार संहिता 10 तारीख के आसपास लगने की संभावना है। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने कैबिनेट मंत्रियों व विभाग प्रमुखों के साथ बैठक लेकर सरकार की कई योजनाओं पर चर्चा की है। इसके साथ ही अगर बात करें, भाजपा ने हाल ही में अपने 39 प्रत्याशियों की दूसरी व तीसरी सूची जारी कर दी है। 39 नामों की इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से लेकर कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक इस सूची में शामिल हैं। 39 नामों के इस सूची को अगर देखें तो इससे पहले भी 39 नामों की ही सूची जारी हुई थी। इससे प्रदेश में भाजपा के ये 39 का जो गणित की है ना, उसका पूरा बहुत ही चर्चा हो रही कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। वहीं प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आई आम आदमी पार्टी ने भी 9 सितंबर को 10 नाम की पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी की थी। इसके साथ ही सपा की एक सूची भी जारी हो चुकी है। इस बार प्रदेश में टिकटों को लेकर कांग्रेस सबसे पीछे चल रही है, यानी अभी तक कांग्रेस की कोई भी आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस से लेकर प्रदेश में उनके ही नेताओं में कई कयास लगाए जा रहे हैं। आज की चर्चा भी हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि लगातार भाजपा की सूचियां आ रही हैं और कांग्रेस इसमें आखिर इस बार क्यों पिछड़ गई है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लोगों को बिकने से कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति? ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। क्या व्यापक घोटाला कांग्रेस के मुद्दों में शामिल होगा? 100%। दिग्विजय सिंह को अभी आपने सुना, उन्होंने कांग्रेस के टिकटों को लेकर सवाल करने पर जो बयान दिया है कि इस बार बिकाऊ को टिकट नहीं मिलेगा। ये भी 2019 के चुनावों के बाद जो प्रदेश के हालात बने उसको लेकर ये बयान उनका माना जा रहा है। हमारे साथ चर्चा में जो पैनल जुड़ा है उससे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ फराह खान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। इसके साथ ही हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी हैं, वह भाजपा प्रवक्ता हैं और पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही राघव पटेल जी हैं जो आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले मैं फराह जी आपसे ही सवाल लूँगा, कांग्रेस इस बार टिकटों को लेकर पीछे क्यों है, क्या वजह है, इसके पीछे क्या रणनीति है? अभी तक आपको आपके द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा अभी तक किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। देखिए, अभी भी हमने हमारे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को भी सुना। उन्होंने भी कहा कि इस बार बिकाऊ को नहीं टिकाऊ को टिकट दिया जाएगा और ये हर एक पार्टी की अपनी अपनी एक रणनीति होती है। चुनाव के लिए जो रणनीति बनाते हैं, पिछले जो 2018 के हम चुनाव थे उसमें हमने पहले टिकट डिक्लेयर कर दिए थे। इस बार हमारे जो आदरणीय जो हमारे हाईकमान हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया है कि थोड़ा सा हमारी जो जन आक्रोश यात्रा है जो 5 तारीख को समापन है उसका प्रियंका गांधी जी आकर करने वाली हैं, उसके बाद हम अपनी ये सूची हम जारी करना शुरू करेंगे। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जारी करेंगी, लेकिन भाजपा की लगातार 3 सूचियां आ गई हैं और कांग्रेस तो पूर्व से भी काफ़ी तैयारियां कर रही थी, चूँकि आप विपक्ष में थे तो लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपकी सूची इतनी लेट है तो इसके पीछे वजह क्या? सिर्फ ये मान के चलें कि अभी तक आपके कैंडिडेट जो हैं वो सीटों पर तय नहीं हो पाए हैं या अभी तक मिल नहीं रहे हैं? देखिए, मिलने की तो बात ही नहीं है। हमारी एक एक सीट पर 15 से 20 कैंडिडेट जो हैं वो टिकट मांग रहे हैं। इतना जोश है हमारे हर एक कार्यकर्ता में, टिकट के लिए हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन क्योंकि हमारे हाईकमान, मैं फिर से दोहराऊंगी कि ये चुनावी रणनीति है, उन्होंने जो भी सोच समझ कर ये डिसाइड किया है कि जन आक्रोश यात्रा के बाद हम सूची जारी करेंगे। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है या हम चुनाव नहीं, मतलब कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। और भाजपा ने जो 3 सूचियाँ
सूचियां जारी कर दी हैं, तो उससे उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जो सूचियां जारी की हैं? उससे तो और ज़्यादा समझ में ये आ रहा है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है विधायक के लिए, इसलिए इनको मंत्री और सांसदों को इस छोटे चुनाव में उतारना पड़ा। तो समझ में ये आता है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं और हमारे जो हाईकमान हैं वो सर्वे के आधार पर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो चयनित होंगे। सत्येंद्र जी, कैंडिडेट नहीं है ऐसा कहना है कांग्रेस का, इसलिए सांसदों को उतारा जा रहा है। 3 केंद्रीय मंत्री उतार दिए हैं। ये रण इस बार मध्य प्रदेश का काफी दिलचस्प होने वाला है। देखिए, कांग्रेस को स्पेकुलेशन करने दीजिए और किसी भी पार्टी को, विपक्षी दल को स्पेकुलेट कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने आत्मावलोकन ज्यादा करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कार्यकर्ताओं को टोटा होता तो आप देखिए, कार्यकर्ता महाकुंभ में हमारे 10 से 12 लाख लोग पार्टी के कार्यकर्ता आए, इतना महाकुंभ हुआ, आयोजित हुआ। और किसी भी में तो चुनौती है कि कोई किसी भी पार्टी इतना बड़ा महाकुंभ आयोजित करके आज तक किसी ने दिखाया नहीं, भारत के इतिहास में और मध्य प्रदेश के इतिहास में आप निकाल लीजिएगा। और कार्यकर्ता तो हमारे यहाँ बहुत है। दरअसल हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस प्रकार से जनता का, जो हम जनता को भगवान मानते हैं और हम उस भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और कांग्रेस आक्रोश राक्षस कहती है उसी जनता को, इसलिए आक्रोश का शिकार होती है। और आक्रोश वो बहुत सारे स्तर पर है कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में है, जनता के बीच है, क्योंकि जनता को 15 महीने में इन्होंने जो छला था, जो ठगा था, वो एक आक्रोश भी है। तो इस प्रकार से उनके आक्रोश है। हम तो भगवान मानते हैं जनता को, तो जनता का आशीर्वाद लेने हमें मिले और अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला। और उसी संकल्प को दोहराने के लिए हमने प्रयास किया है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर जनता का आशीर्वाद लें। और उसी ही श्रृंखला में यह एक कदम है जिसमें कि हमारे 3 बड़े केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद और एक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे 6 बार से विधायक रहे हैं मध्य प्रदेश के, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उन सबको अपने, देखिए चुनाव है, चुनाव में रणनीति होती है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के हिसाब से ये निर्णय लिया। और देखिए, सभी ने कहा कि पार्टी का जो निर्णय है सबको सर्वमान्य है और वो जो पार्टी का निर्णय है उसी का पालन करेंगे, अंगीकार करेंगे। तो हम तो ये कर रहे हैं। और दूसरी ओर जनता को राक्षस मानते हैं कांग्रेस के लोग हैं। खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आए हैं बाहर से, वो कहते हैं मध्य प्रदेश की, भारत की जनता जो है राक्षस है, जो बीजेपी को वोट देती है। वो मताधिकार कानून का भी उल्लंघन करते हैं, भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है कि किसी भी मताधिकार जिसने प्रयोग किया है, संवैधानिक अधिकार है, और उसको अगर राक्षस कह दो तो ये राक्षस वृत्ति, सनातन को उन्मूलन करने वाले, अब खड़गे जी कहते हैं कि सनातन की सत्ता आ जाएगी, मोदी जी जीतेंगे, तो इस प्रकार से सनातन को खत्म किया जाए। उनके जूनियर खड़गे, सुपुत्र जूनियर खड़गे हैं, वो भी विरोध करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। कोई कुष्ठ रोग बता रहा है सनातन को, कोई HIV बता रहा है, कोई उसको डेंगू बता रहा है, कोई मलेरिया। तो ये सारे लोग वही फौज है। और जिस प्रकार से इनको अजीज कुरैशी जी ने कहा कि कांग्रेस तो एक सेक्युलर पार्टी है, और कमलनाथ जी जो स्वांग रच रहे थे यहाँ पर हिंदू होने का, जो तो सनातन का जो, जैसे गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया, सुंदरकांड का पाठ किया गया था, तो उस पर साफ साफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और कांग्रेस क्या अल्पसंख्यकों को 15 से ज्यादा टिकट देगी क्या? इसीलिए कांग्रेस को डर लग रहा है, आक्रोश है जगह जगह पे, नेताओं के अंदर भी कांग्रेस में। तो जो अजीज कुरैशी साहब ने कहा है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कि 15-20 टिकट जो है मुसलमानों को दिया जाए, तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि कहीं ये सूची हम घोषित करेंगे तो कहीं अजीज कुरैशी जी ने जो कहा है कि कांग्रेस चुल्लू भर पानी में डूब मरे, कहीं वो मुस्लिम बंधु जो है हमारे, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो आक्रोश ना आ जाए उनमें, उनके आक्रोश के डर के बारे हो रहा है। और खुद कमलनाथ जी आक्रोश है, निराश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। दिग्विजय सिंह जी निराश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो स्वयं ही कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी, कि मेरे तो बोलने से वोट कटते हैं, अपने आप को वोट कटवा मानते हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में भोपाल से वो 4.25 लाख के वोटों से लगभग मतों से हारे थे, तो ये वोट कटवा वाला उनका जो बयान है वो सिद्ध भी हो जाता है कि वो सही कह रहे थे। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अभी पत्रकारों को धक्के मार के बाहर भगाया इंदौर की घटना में, तो पत्रकारों को से भी आक्रोशित हो रहे हैं। तो कमलनाथ जी के अंदर भी आक्रोश है, और कांग्रेस के केंद्रीय विभाग में भी जो है, शीर्ष नेतृत्व में भी आक्रोश है, जो 14 से ज्यादा पत्रकारों को
ब्लैक लिस्ट किया हुआ है इन लोगों ने। चलिए सत्येंद्र जी, आपने कई सवाल उठाए। फराजी कुछ कहना चाह रही हैं, फराजी इनके अंदर है, ये आक्रोश नहीं। फराजी से सवाल का जवाब फराजी से ले लेते हैं। फराजी, क्या कहेंगे आप? हाल ही में इंदौर घटना पर सवाल उठा रहे हैं भाजपा, और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह को लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इंदौर की जो घटना है वो पूरी एक प्रोपोगेंडा है जो इनके जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं उन्होंने जानबूझकर हरकत की। और उसके बाद वो कमलनाथ जी के पास ऐसे कई पत्रकार आए, इस बात को कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि कई पत्रकार आए और उन्होंने बोला साहब मैं नहीं था, साहब मैं नहीं था। वो आप बदतमीज़ी करेंगे और अगर कोई इस पर रिएक्ट करे या आपको बोले कि आप दूर रहिए थोड़ा, तो इसको ये इनकी चाल है, ये प्रोपोगेंडा बेस्ड इनके जो गोदी मीडिया है ये वो पत्रकार है। उन पर मैं अब ज़्यादा बात करना चाहूँगी नहीं। इन्होंने जो भगवान की जो बात करी कि कांग्रेस को मतलब हिंदू विरोधी और भगवान की जो बात करी, आऊंगा आपके पास। फराजी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, प्रत्युत्तर लीजिएगा। पहले आप खुद तो भगवान को भगवान मान लीजिए। आपने महाकाल लोक में जो 80% का घोटाला किया वो आपने क्या भगवान को मानकर किया? भगवान के लिए किया। जो एक हल्की सी हवा का झोंका नहीं झेल पाए, सप्त ऋषियों की जितनी भी मूर्तियां थी वो धराशायी हो गई, खंडित हो गई। ये ऐसा आपकी धार्मिक भावना है? यही आपकी धार्मिक भावना है? आपने बोला कि महाकुंभ की जो आपने बात करी, आप 50,000 भी कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए। साफ साफ टीवी पर आप झूठ बोल रहे हैं। 10 से 12 लाख खाली कुर्सियों के खूब वीडियो चले हैं, सब न्यूज़ चैनल्स पर भी चले, सब ने देखे। जितने आपने प्रदेश की सरकारी वाहन, निजी वाहन और जितने हज़ारों वाहन, लाखों वाहन आपने लगाए थे, उतने आप आदमी भी नहीं जुटा पाए। तो झूठी दिखावा मत कीजिए झूठ का। और जनता आक्रोशित है भाजपा से। इन्होंने जो अभी लिस्ट जारी की है, इनको लग रहा है इन्होंने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपने मंत्रियों को लगा दिया विधायकी लड़ने के लिए, जो पहले से सुस्त पड़े हुए हैं। उनका जो मंत्रालय है उसमें पहले ही काम नहीं हो रहे थे। जनता के अब क्या काम होंगे? आपने सांसदों को कुदा दिया कि विधायकी लड़ो, उनका संसदीय क्षेत्र क्या इससे प्रभावित नहीं होगा? जनता के काम नहीं रुकेंगे? वैसे ही कुछ करते नहीं है और लाके उन्होंने उनको ये नया वो दे दिया। तैयारी कर रहे थे इनके बेटे कि घोड़ी चढ़ेंगे, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो। इनके बेटों की तैयारी चल रही थी कि हम घोड़े चढ़ेंगे, लेकिन सेहरा बांध दिया गया बाप के चेहरों पर। इनके जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, इन्होंने बोला कि मेरा तो मन ही नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं इतना बड़ा नेता, मैं कहाँ जनता के बीच में हाथ जोड़ने जाऊँगा? कहाँ मैंने सोच रखा था कि मैं एक दिन में 8 सभाएं करूँगा, 5 हेलीकॉप्टर से करूँगा, 3 अन्य वाहनों से करूँगा। और उधर उनके नरेंद्र सिंह तोमर जी अलग मुँह लटकाए घूम रहे हैं। वी.डी. शर्मा का तो मानसिक संतुलन ही खो चुका है, वो किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। सुरजेवाला जी के लिए भी उन्होंने अपशब्द कहे। तो ये जो है इनकी ज़मीन जो है खिसकी हुई है। इनको पता है कि ये हारने वाले हैं और हारने के डर से ये कुछ तो भी कर रहे हैं। इन्होंने सांसदों का, अभी ये सांसद पहली बात तो जीतेंगे नहीं इनके। अगर जीत भी जाते हैं उसमें से कुछ सांसद, तो जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो यही सांसद जो जीते हुए अगर जीत गए गलती से 2-3 इनमें से, तो ये विधायक पद से इस्तीफा देकर लोकसभा की तैयारी करेंगे। अब ऐसे में उपचुनाव की स्थिति बनेगी तो जनता के पैसे का और कितना दुरुपयोग करेंगे ये, कितना जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से बर्बाद करेंगे ये। चलिए फराजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर सांसदों को उतारने के पीछे भाजपा की जो भी रणनीति हो, सत्येंद्र जी आपसे ही सवाल रहेगा, जो आपने सांसद उतारे हैं, अगर वह जीतते हैं तो क्या वह सांसदी से इस्तीफा देंगे या विधायक से इस्तीफा देंगे? क्या उपचुनाव के हालात प्रदेश में फिर पैदा हो सकते हैं? और एक सवाल और है जो इस समय आम जनता के मन में भी है, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर जैसे जो नाम इस बार आप लेकर आए हैं, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, क्या यह सीएम के दावेदार भी हो सकते हैं? देखिए, सारे सवालों का जवाब मैं दे देता हूं और मेरी बहन ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके सम्मानित बहन है मेरी, उनको भी मैं जवाब दे दूंगा। देखिए, मैंने साफ कहा कि जो अभी आए हैं और अब जो आए हैं तो निसंदेह उनमें से ही मुख्यमंत्री चयन होगा। पार्टी का निर्णय, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चीफ इलेक्शन कमेटी है। शिवराज जी का अभी तक क्यों टिकट नहीं दिया? मतलब मान लिया आप लोगों ने कि शिवराज जी आपका सीएम का चेहरा नहीं है, जो हम लोग इतने महीनों से बोलते आ रहे हैं, आखिर वो बात सच हो ही गई। शिवराज जी को आप लोगों ने नकार दिया है। मैं सब जवाब दे रहा हूँ, आप जरा आप शांत तो रहिए बहन जी।
मैंने कहा ना, आप मेरा सुनिए थोड़ा। देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी पूरे टिकट तो आए नहीं, माननीय शिवराज जी का भी टिकट रहेगा, सबका रहेगा, महाराज और भी सब रह लोग गए, रहेंगे, अभी उसमें महाराज से भी तय छूटे होगा, हुए हैं सब जो रहेंगे। भाई चलिए साहब बन हमारे गए हैं। हमारे देखिए, साथ आम आदमी पार्टी भी जुड़ी है सत्येंद्र जी। कांग्रेस, आम आदमी हाँ, पार्टी से भी एक सवाल ले लेते हैं अरे कि मेरा पूरा जवाब तो ले लेने दीजिए ब्रजेश जी। जी दीदी ने एक तो बीच में बोल दिया है ना, जी अपनी बहन ने भी बीच में बोला, मैंने नहीं बोला इनको। मैं बता दूं आपको, देखिए, अब हमारे जो हमारी रणनीति है, अब कांग्रेस बताएगी इनके हमारे जो नेताओं को घोषित कर दिया, कांग्रेस की भुजाओं में शर्त हो तो तय कर दे खुद। अब जे को विधानसभा अभी नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, कांग्रेस ने करती मेरी बहन 3-3 विधायकों को टिकट लड़ाया था। एक इंदौर से संजय शुक्ला को महापौर का टिकट दिया था, उज्जैन से दिया था, और एक कुशवाहा जी हैं सतना से, कांग्रेस ने टिकट दिया था। तो क्या वहां पर देखिए कांग्रेस की नेताओं की हर पार्टी की रणनीति होती है, तो विधानसभा का चुनाव लड़ा है, लोकसभा का लड़ा है, या महापौर का चुनाव लड़ा दे। अभी हमारी पार्टी की रणनीति है, और हमारी पार्टी अब ये तो अब भारतीय जनता, जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और निसंदेह मैं कहता हूं कि हमारी लगभग 170 से 200 के बीच में सीट हमें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे प्रहलाद जी पटेल जी रहे हैं, तो उनके कारण हमारी 20 से 25 सीट ज्यादा जीतेंगे। माननीय नरेंद्र सिंह जी के कारण, नरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उससे 20-25 सीट हम ग्वालियर चंबल संभाग में जीतेंगे अधिक। और इसी प्रकार से हम जो मालवा में खेत करेंगे कांग्रेस को, भाजपा की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी वहां पर। इसी प्रकार से हमारे को जो राकेश सिंह जी है महाकौशल के अंदर आते हैं, उनके कारण से हमारे महाकौशल क्षेत्र में और आच्छादित होगी विजय श्री। फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, उनके द्वारा हमें विजय श्री का अधिक मिलेगा, आसपास की सीटें मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा काम होगा, ये हमारी रणनीति है। और अभी शिवराज जी और सिंधिया जी और सभी तो आए नहीं, अभी आएंगे। अभी 230 सीट है मध्य प्रदेश में। सत्येंद्र जी, आप मानते हैं कि अगली लिस्ट में सिंधिया जी का भी नाम देखने को मिल सकता है? राघव जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ, आपकी लिस्ट का 10 नाम जो आपके आए, उसके बाद क्या अनुमान लगाकर चले कब तक आपकी सेकंड लिस्ट आने वाली है? आप भी लगातार प्रदेश में तीसरे मोर्चे पर एक बड़ी पार्टी के रूप में लड़ रही है, और लगातार कई जो नाराज नेता हैं भाजपा कांग्रेस से, वो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। हाल ही में आज की बात करें तो बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे पीपी चौधरी की बहू अनीता चौधरी ने पार्टी का दामन थामा है। ऐसे में अगली लिस्ट आने के क्या अनुमान माना जाए कि आपकी कब तक अगली लिस्ट आने की चर्चा चल रही है? आवाज नहीं आ रही इनकी। राघव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं टीम से कहूंगा एक बार दोबारा कोऑर्डिनेट करे। फराज जी, आपसे सवाल ले लेंगे तब तक कि अभी हाल ही में सत्येंद्र जी ने जो सवाल उठाए कि वो पार्टी का निजी मामला है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाते हैं। ऐसे में जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, आप दिग्विजय सिंह ने जो कहा कि देखना होगा कि अब कौन किसको निपटाता है, क्या बयान के मायने क्या माने जाएं? क्या जो बड़े नेताओं को उतारने के पीछे भाजपा की जो रणनीति है वो एक दूसरे को ही निपटाने वाली मान के चल रही है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके जो पार्टी है पहले से ही कई हिस्सों में बटी हुई है। नाराज महाराज और लफाज पता नहीं कितने गुटों में बटी हुई है। पहले से अंतरकलह इतना ज़्यादा है इनकी पार्टी के अंदर, तो इन्होंने इसलिए इनको ऐसा लगा है कि जो इनके हिसाब से जो इनके बड़े चेहरे हैं इनको उतारेंगे तो आपसी जो इनकी कलह चल रही है उसमें मतलब इनको फ़ायदा मिलेगा, और जो विरोधी हैं वो इनका विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बड़े नाम है। लेकिन जनता जो इनके विरोध में है, जनता के अंदर जो आक्रोश है उसको ये कैसे मिटा पाएंगे? और अब जो ये नाम लेकर आए हैं इन्होंने जनता को और आक्रोशित कर दिया। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ राघव जी बने हुए हैं। राघव जी, आवाज आ रही है आपको? राघव जी, आपसे सवाल था। आवाज आ रही है जी, आपसे सवाल था हमारा कि आपकी सूची जो आपके कैंडिडेट्स की कब तक आ सकती है? दूसरी सूची आपके जो आने को है, साथ ही अभी हाल ही में कल जो बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय पीपी चौधरी की बहू ने अनीता चौधरी ने पार्टी का दामन थामा है, तो ऐसे में जो आपकी सूची आने का कब तक मान के चल रहे हैं? दूसरी सूची आपके प्रदेश में आ जाएगी? देखिए, दूसरी सूची बहुत जल्द आएगी, और जो बीजेपी की जो लिस्ट है वो घबराहट को दिखा रही है, और वो कांग्रेस का उन्हें डर नहीं है, उन्हें डर है आम आदमी पार्टी का। क्योंकि देखिए, अब मैं बात करता हूं कार्यकर्ता महाकुंभ जो बीजेपी ने अभी मोदी जी के द्वारा आयोजित किया गया, इसमें कोई भीड़ नहीं थी। किराए की बसों में लोगों को भर भर के लाया गया, और इनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है इस पर पथराव हो रहा है। वहीं कांग्रेस की जो
जन आक्रोश रैली है, इसमें इनके जो पदाधिकारी हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। और बात करें बीजेपी की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि इन लोगों ने मनमोहन बट्टी की जो लड़की है उनको अमरवाड़ा से टिकट दिया है। देखिए, उनके घर में जो है सनातन का अपमान होता है, रावण की पूजा होती है और रामायण जलाई जाती है। तो बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, अभी जो 50% जो महिला आरक्षण का मुद्दा था वो रमेश बुद्धूड़ी के द्वारा इन लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट दिलाया गया जिससे ओबीसी की जो महिलाओं को रिजर्वेशन का लाभ ना मिले और उस मुद्दे को ध्यान भटका दिया गया। सत्येंद्र जी, रावण की पूजा करने वालों को पार्टी टिकट दे रही है। हालांकि ये कहा भी जा रहा है कि महज 7 से 8 दिन पहले जो व्यक्ति भाजपा में आया उसको तुरंत टिकट दे दिया गया। क्या वजह मानते हैं? क्या वहाँ पार्टी कमजोर है इसलिए टिकट दिया गया है? देखिए, अच्छा प्रश्न है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं जवाब देता हूं इस पर। देखिए, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो भगवा को बलात्कारी कहता हो, भगवा को आतंकवादी कहता हो, या जो सनातन को कहता सनातन अगर मोदी जीतेगा तो सनातन की सत्ता आ जाएगी, सीनियर खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके प्रकार से या उनके बेटे की ओर से कि सनातन जातियों में बटा रहता है। इस प्रकार का किसी हमारे यहाँ सर्वपंथ संभाव की बात होती है। और जिस प्रकार से मोनिका बट्टी जी जो हमारे एसटी वर्ग से आती हैं उनके ऊपर ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल, लेकिन हम उस सिद्धांत पर भी विश्वास करते हैं कि जिसमें कहा गया, ये तो मोनिका बट्टी के पिताजी के ऊपर ये सारे आरोप थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्गीय हो गए हैं। लेकिन मोनिका बट्टी ने कभी इस प्रकार की कोई बयान नहीं दिया है और हम उस विचारधारा में विश्वास करते हैं गांधी जी के सही सिद्धांतों में, जबकि इसमें कहीं भी उनका संलिप्तता नहीं है। और उनके पिताजी की हो सकती थी, पिताजी के बारे में विवादास्पद रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे थे पहले चुनावों में 2018 के उसमें, तब हमने उनको नहीं लिया था, इसी कारण से नहीं लिया था। लेकिन मैं बता दूं, मोनिका बट्टी जो हमारी बहन है उन्होंने कभी भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की है, ना इस प्रकार का अपमान किया है। वो भगवान राम की आराधना करती हैं और उनको मानती हैं और सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव जो हमारी पंच निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की, उसका आदर करती हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर जरूर इस प्रकार के लोग हैं। और देखिए, इसी प्रकार से मैंने कहा था कि कांग्रेस में अजीज कुरैशी साहब ने कहा, और अभी मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र भी कह रहे थे कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में मुकेश नायक मुर्दाबाद के नारे लगे। मुकेश नायक दमोह का सबसे बड़ा खलनायक, दमोह के सबसे बड़े चोर, पन्ना के अंदर कुटाई हुई, आपस में कार्यकर्ताओं की कुटाई यात्रा हो गई। और इसी प्रकार से जगह जगह पर हुआ। और बुरहानपुर में देखिए, फरीद काजी जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप अल्पसंख्यकों का अपमान करती है और सिर्फ उनका अपीजमेंट करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए जरूर ये सब करती है, सनातन का अपमान करती है। लेकिन उनके यहाँ पर जो अल्पसंख्यक बंधु हैं उनका आज तक तिरस्कार ही किया गया है। और इसी कारण से सलमान खुर्शीद जो बड़े नेता हैं वो भी कहते हैं कि कांग्रेस के दामन पे मुसलमानों के खून के दाग लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस का रक्त रंजित चरित्र है, विभक्त चरित्र है, बीभत्स चरित्र है। और जो प्रतिपादित करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीनियर लीडर, और उसी को राहुल गांधी जी भी आगे ले जाते हैं, उसी को ही सभी लोग लेके जाते हैं। और मैं अब बात करूं आम आदमी पार्टी की, तो देखिए आम आदमी पार्टी और मेरी बहन कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पर। और वहां पर जो किस प्रकार से ये लोग पाखंड करते हैं, दिल्ली में जाकर के इंडी अलायंस का हिस्सा होने का बात करते हैं और यहाँ पर आपस में दोनों लड़ते रहते हैं, दोनों एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो इनका फुस्सी गठबंधन है, मंडिया गठबंधन है, 20 लाख करोड़ के घोटाले का गठबंधन है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं और उन पैनलिस्ट से भी सवाल लेने पड़ेंगे हमें। लेकिन सत्येंद्र जी, एक सवाल है मेरा आपसे। दूसरी सूची जारी होने के बाद हमने जनता से कुछ सवाल मंगाए। भिंड जिले की लाहौर विधानसभा सीट से कुछ सवाल हमारे पास आए, उसमें से एक सवाल आपसे रखूंगा क्योंकि जनता का सवाल है। जिस व्यक्ति को आपने टिकट दिया वहाँ, अमरीश शर्मा और गुड्डू, आपको इनके बारे में जानकारी है कि ये व्यक्ति, इनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है? मैं आपको बता दूं, उसके बाद इस टिकट पर जो सवाल उठ रहे हैं वो आपको बताते हैं। गुड्डू जो हैं वो बसपा से चुनाव लड़े 2018 का। रसाल सिंह बसपा वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। और डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष की यह जो सीट है, लगभग जो 35 साल से
कांग्रेस के पास ही है और वो लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं। इसके मूल वजह जो है इस सवाल की अब वो बताता हूँ कि रसाल सिंह जब चुनाव लड़े तो गुड्डू बसपा में चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए गए, क्योंकि उनके लड़ने से रसाल सिंह को हारना पड़ा। अगर उस समय गुड्डू महत्वाकांक्षी नहीं होते तो हो सकता है आप कांग्रेस का किला भेदने में कामयाब होते वहाँ। इस बार जिस व्यक्ति की वजह से आप 18 का चुनाव हार गए, कांग्रेस का अभेद्य किला आप भेद नहीं पाए, उनको टिकट दिया गया। इसकी वजह से लाहौर में भाजपा में कार्यकर्ताओं में खासी निराशा देखने को मिल रही है। वहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस व्यक्ति की वजह से हम 18 हारे, उसको अगर 23 का टिकट दिया जा रहा है तो क्या पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है। कुछ हमारे रणनीतिकार हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन सब ने निर्णय लिया है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, स्वागत करता हूँ। ये सारे जो निर्णय हुए हैं और निसंदेह हम 200 सीटें जीतेंगे। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा इसमें कि इस विषय पे जिस प्रकार से वो हमारे शर्मा जी हैं, मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, आपने अवगत कराया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि निसंदेह अब हमारे जो वहां पे टीम है और जिस प्रकार से हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी उसी क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं, तो निसंदेह इन सारी चीजों का बड़ा लाभ मिलेगा। और जिस प्रकार से डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष जरूर हैं, लेकिन वो स्वयं ही कहते हैं, उनको आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में उनको कांग्रेस की जिला कांग्रेस ने वहां से निष्कासित कर दिया था और उस निष्कासन का प्रस्ताव यहाँ कमलनाथ जी के पास भेज दिया था। जिस प्रकार से गुटों में और खंड खंड में बटी हुई कांग्रेस है वहां पर, इस बार निसंदेह हम जो है रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे और ये मिथक जो वहां पर बना हुआ है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी निसंदेह परास्त होंगे, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी सनातन हंता है। जिस प्रकार से वो बाबा बागेश्वर जी के बारे में, बाबा बागेश्वर जी को कहते हैं कि वो फर्जी हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, इस प्रकार से मैं ये कहता हूँ, देखिए भगवा एक संस्कृति है, भगवा एक दर्शन है, भगवा एक चिंतन है और हमारा हिंदुत्व का भी एक चिंतन है। हिंदुत्व जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक दर्शन है, एक चिंतन है, एक संस्कृति, एक सभ्यता है। तो उस सभ्यता और संस्कृति का ये बार बार भगवा को बलात्कारी कह के, आतंकवादी कह के, या बागेश्वर जी उसके प्रतीक हैं, उसके संवाहक हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको जिस प्रकार से फर्जी कहते हैं, वो पाखंडी कहते हैं, जिस प्रकार से कमलनाथ जी करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है उनका भी विरोध करते हैं। वो बाबा बागेश्वर को हमारा बीजेपी का आरएसएस का एजेंट बताते हैं। कमलनाथ जी कहते हैं प्रमोद फराजी हिंदू को लेकर सज्जन सिंह वर्मा जी भी सत्येन जी हैं कि वो दुकान चला रहे हैं। सत्येन जी फराजी से जवाब ले लेते हैं। फराजी क्या कहेंगे आप हिंदू जो गोविंद सिंह जी हारेंगे, इनका भाषण खत्म हो जाए तो सत्येन जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। हमारे साथ जो और मेहमान है वो अपनी बात रखें। फराजी क्या कहेंगे? आज्ञा दीजिएगा, मुझे दूसरे चैनल पर जुड़ना है। जी जी, तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि कृपया मुझे अनुमति प्रदान करिए। जी जवाब ले लेते हैं फराजी से। जी फराजी क्या कहेंगे? सनातन हो, भगवा हो, धर्म हो, इन सब का ठेका ऐसा लगता है कि सिर्फ ये बीजेपी वालों ने ले रखा हो। कोई और अगर पूजा कर ले, कोई और अगर कथा करा दे तो इनको पेट में बड़ा दर्द होता है, जैसे कि सिर्फ इन्हीं का ठेका है। अभी इन्होंने गांधी जी की बात कही थी तो मुझे खुशी हुई कि चलिए आखिरकार इनको समझ तो आया कि गांधी जी के विचारों के बिना ये भारत का निर्माण ना हो सकता था और ना आगे जाकर ये भारत गांधी जी के विचारों के बिना चल सकता है। तो सत्येंद्र जी ने अभी जो गांधी जी के लिए कहा मुझे सुनकर अच्छा लगा। हालांकि ये मानते बिल्कुल नहीं है। इन्हीं की एक नेता, हिंदू महासभा की कथित नेता ने गांधी जी के पुतले पर गोलियां चलाई थी और सिर्फ उसने अकेले नहीं चलाई थी, इनके कई और कार्यकर्ताओं ने भी साथ में गांधी जी के पुतले पर गोलियां चलाई थी और गोडसे का ये शहीदी दिवस मनाते हैं। तो ये ऐसे विचारधारा के लोग हैं, जब ये भारत में होते हैं तो गांधी जी को गाली देते हैं और जब भारत से बाहर विदेशों में जाते हैं तो गांधी जी के आगे सर झुकाने का ये ढोंग करते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस टिकटों के ऊपर। तो जनता के इन्होंने ये जो इनको लग रहा है कि इन्होंने ये जो टिकट वितरण इन्होंने किया है, मैं फिर से बता दूं कि ये दांव इनके ऊपर और ज़्यादा उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि जनता का आक्रोश बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अब बढ़ गया है।
आम आदमी पार्टी के हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी जो बातें कही, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप ज़रा अपने आँख कान नाक सब खोल कर देखिए कि हमारी जन आक्रोश यात्रा जो चल रही है उसमें जनता का कितना समर्थन है। हम सत्ता में नहीं हैं, हम जनता का पैसा नहीं फूक रहे हैं, हम सरकार का पैसा नहीं फूक रहे हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता अपने अपने पैसा लगाकर मिलजुल कर, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, इस तरीके से हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। और जो भाजपा की जो यात्राएं निकली उससे 10 गुना से भी कई गुना ज़्यादा हमारी जो यात्राएं वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। आप किसी की भी देख लीजिए, चाहे वो जीतू पटवारी जी की यात्रा हो, चाहे अरुण यादव जी की हो, चाहे हमारे गोविंद सिंह जी की हो, चाहे सुरेश पचौरी जी की, आप किसी की भी उठाकर देख लीजिए। जिस तरह से बीजेपी की विकास यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों ने उनको नकारा, खाली कुर्सियों से खूब सम्मान किया उनका, वैसा कहीं भी आपको हमारी जन आक्रोश यात्रा में देखने को नहीं मिला है। तो ये स्पष्ट करता है कि जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है और जनता फिर से चाहती है। जनता ने 2018 में भी कांग्रेस को चुना था और अब फिर से जनता चाहती है कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस का भरपूर समर्थन कर रही है। और ये जो इनका कहना है, मैं फिर से कहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारी पार्टी के सारे सोशल मीडिया पर हमारे वीडियोस, फोटोज सब अपलोड है। कम से कम आप तो बीजेपी की तरह झूठ फैलाने का काम ना करें, ये उनको ही करने दीजिए। वो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं। धर्म की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम सच्चाई देखिए और वही बयान कीजिए। राघव पटेल जी, झूठ फैला रहे हैं आप, ऐसा कांग्रेस का आरोप है जो कि भाजपा पूर्व से ही फैलाती रही है। क्या इस बयान पर आपका क्या कहना है? क्या आपके द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर? कांग्रेस के लोग सबसे पहले तो अभी इन लोगों ने बीच में एक मुद्दा निकाल दिया हिंदुत्व का। तो देखिए, जो जन सरोकार की जो बातें होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, ये लोग उसको छुपाना चाहते हैं। अभी देखिए आप छत्तीसगढ़ में देखिए, जो पीएससी में किस तरह से धांधली हुई और यहाँ मध्य प्रदेश में आपके दिल्ली में क्या क्या धांधली हो रही है? आपके दिल्ली के सरकारी स्कूलों की आप दुर्दशा देख लीजिए जाकर। मुंह मत खुलवाइए मेरा। जो ढोंग करते हैं, जो आपने रेवड़ी कल्चर चलाया है और जो आप झूठा प्रचार करते हैं, तो आप बीजेपी से कोई पीछे नहीं है उसमें। आप जो दिल्ली के सरकारी 2-4 स्कूलों का रेनोवेशन करके आप जो प्रचार प्रसार करते हैं, दीवारों का एंगल बदल कर, आप बीजेपी से भी एक कदम आगे है उसमें। और मैं पूछना चाहूंगी कि दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, जब हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपने हक के लिए बैठे हुए थे, तो क्यों आपके नेता और आप लोग उनके समर्थन में नहीं गए? क्यों सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में गई? क्यों 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी? मुझे इसका जवाब दीजिए। आप बहुत साफ सुथरे हैं ना, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो क्यों आपने किसानों का समर्थन नहीं किया? जिस लोकपाल बिल का बहाना बनाकर, जिस लोकपाल बिल को के कंधे पर गोली चलाकर आप सत्ता में आए थे, कहाँ है वो लोकपाल बिल? और कहाँ है वो आपके अन्ना हजारे? कहाँ सोए पड़े हुए हैं वो? लोकपाल बिल का क्या हुआ? किसानों के लिए क्यों नहीं आए आप सड़कों पर? क्यों उनसे एक बार मिलने भी नहीं गए? क्यों मरने दिया आपने 700 किसानों को? क्यों उनके रास्ते में कीले ठुकवाई? क्यों दीवारें उठवाई? क्यों पुलिस के डंडे चलवाए? मुझे बताइए। अगर आप इतने अच्छे हैं तो आप अपने जाकर देख लीजिए, दिल्ली की गलियां देख लीजिए, दिल्ली की गंदगी देख लीजिए, और दिल्ली के सबसे पहले तो आप जाकर सरकारी स्कूल देख लीजिए, जिस वजह से आपके शिक्षा मंत्री जेल में पड़े हुए हैं घोटाले में। आप वहां जाके पहले अपनी हकीकत देखिए, फिर दूसरों की हकीकत बयान कीजिए। की बात कीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 साल में आपके द्वारा कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं किया गया। आप लोगों ने कोई भी बड़ा आंदोलन क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? किसानों ने आंदोलन किया, आप क्यों नहीं गए उसमें? हम लोग तो गए, हमारे नेता तो गए। मध्य प्रदेश में भी चाहे वो पटवारी जब सड़कों पर आते हैं, हमारे नेता जाते हैं। अतिथि शिक्षक सड़कों पर बैठे होते हैं, हमारे नेता। आपके नेता कहाँ सोए पड़े रहते हैं? आप क्या बी टीम का काम करने के लिए चुनाव के टाइम में कूदते हैं? यात्रा है, आप देखिए कितनी भीड़ है। ग्वालियर, चंबल में, भिंड में परिवर्तन होगा। बुंदेलखंड में हम लोग बहुमत के साथ। फराजी, परिवर्तन होगा विंध्य में? बिल्कुल परिवर्तन होगा, पूरे प्रदेश में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन लेकर आएगा कांग्रेस सरकार।
जनता लेकर आएगी कांग्रेस सरकार को। जनता ने मन बना लिया है, चाहे ये बी टीम का काम करें, वोट काटने का काम चाहे ये करें, चाहे कोई भी अन्य पार्टी करे, जनता ने मन बना लिया है। जनता को पता है कि जो प्रदेश के हित के लिए काम कर सकती है, प्रदेश का विकास कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आप कुछ भी कर लीजिए, झूठ फैलाइए, प्रोपेगेंडा फैलाइए, कुछ भी करिए। आप कहाँ थे पिछले 5 साल में? कितने कार्यक्रम किए? जनता के हित के कौन से मुद्दे उठाए आपने 5 सालों में? कहाँ थे आप चुनाव से पहले? कहाँ थे आप मध्य प्रदेश में? मुझे ये बताइए। हम लोग कांग्रेस की बी टीम चुनाव जो अभी 2-3 महीने से पहले आपने कौन से काम किए मध्य प्रदेश में जनता के लिए? क्या ऐसे काम किए? करते हैं 5 साल में आप कहाँ थे और 5 साल से पहले कहाँ थे? मुझे ये बता दीजिए बस। बेटे हैं चलिए, शिवराज सिंह चौहान बधाई नहीं दे रहे हैं। 2018 की तरह इस बार भी बीजेपी की सरकार को हार का डर सता रहा है। चलिए राघव जी, पत्ता साफ होने वाला है। युवाओं की बात करने वाली शिवराज सरकार बुजुर्गों को टिकट दे रही। इस बार सनातन का अपमान करने वालों को टिकट दे रहे हैं लोग। राघव जी आप आवाज आ रही है आपको? हाँ, बराबर आवाज आ रहा है। राघव जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके इस बार सूची में युवाओं को कितने टिकट मिलने के अनुमान है और महिलाओं को कितना आपकी पार्टी टिकट देने जा रही है इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और हम युवाओं को, महिलाओं को बराबर मौका दे रहे हैं। और हमारी तो प्रदेश अध्यक्ष भी महिला ही हैं, रानी अग्रवाल जी। और हो सकता है हम किसी महिला को, पंजाब में फ्री में शराब पार्टी थी, मध्य प्रदेश में भी क्या यही करने वाले हैं आप लोग? राघव जी, सवाल फरारी सवाल उठा रही हैं। पंजाब में शराब बांटी थी, क्या इस बार मध्य प्रदेश में भी चुनाव में शराब बांटने का जो सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये शराब, हिंदुत्व और जो फालतू मुद्दों में जो उलझाने का काम है वो बीजेपी कांग्रेस का है। हम लोग जनता की भलाई के, जनता से जुड़ी हुई मुद्दों के लिए पंजाब में बिल्कुल फ्री भी शराब खूब बहुत ज्यादा जो दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता है, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। चलते हैं यहाँ पे देख लीजिए, दिग्विजय जी का गुट है, चाहे कमलनाथ जी का गुट हो, इंदौर में जीतू पटवारी जी का गुट हो। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ गुटबाजी करते हैं। इन लोगों को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं होता है। आपके पास तो नेता ही नहीं है तो गुट क्या बनाएंगे? आपके पास नेता ही नहीं है तो गुट क्या बनाएंगे? को आप लोगों ने जेल में भेजा, बताइए। चलिए चर्चा को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल फराजी आपसे जल्दी से कर लूँगा कि आपकी लिस्ट लगभग कब तक मान के चला जाए, कब तक आ सकती है? क्या आचार संहिता के बाद जो लिस्ट आने की चर्चा चल रही है उसे ही सही मानकर चल रहे हैं आपके पार्टी के कार्यकर्ता? देखिए, हमारी जन आक्रोश यात्रा का जो समापन है, कल भी हमारे सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उन्होंने भी ये चीज़ स्पष्ट की है कि जैसे ही हमारी जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा, और क्योंकि अभी 30 तारीख को राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में काला पीपल में, और 5 तारीख को प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो इसके ये जो समापन है इसके बाद ही हमारी सूची आएगी। एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ये हमारे हाईकमान जो हैं वो वही तय करेंगे कि सूची कब जारी करना है। चलिए, इसी के साथ चर्चा के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि सूची को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, तीनों ही पार्टियों ने अपनी बात रखी। चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देंगे। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।